मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग हिंदी में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्या कह रहा है। देखिए, पूछा गया है कि महर्षि में कौन सा समास होगा। महर्षि में मित्रों कौन समास होगा? ऑप्शन क्या है? विकल्प ए बहुव्रीहि, बी क्या है तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी उपपद तत्पुरुष। पूछा गया है महर्षि में कौन सा समास होगा। मित्रों, महर्षि में कौन समास बनेगा? कर्मधारय समास। कौन समास मित्रों? कर्मधारय समास। ये विकल्प नंबर सी सही है। कौन समास? कर्मधारय। ये कर्मधारय समास बनेगा। और कर्मधारय समास में इसमें संधि विच्छेद अगर करेंगे तो कौन संधि होगा? गुण संधि। महाधन रीत। और महा उपसर्ग जहां आता है वहां कर्मधारय समास होता है। केवल किसी व्यक्ति विशेष को संकेत ना दे तो वहां जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिए महादेव तो वहां बहुव्रीहि है। कौन समास हो जाएगा मित्रों? तो वहां बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन जहां भी महा आ जाए, जैसे महात्मा, महान भाव, महोत्सय, महोत्सव, महोदय, महर्षि, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? कर्मधारय समास। और एक चीज आ लीजिए, जहां परम उपसर्ग आ जाए, जैसे परमात्मा, परमेश्वर, परमानंद, परमदेव, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां भी कर्मधारय समास। क्लियर मित्रों? तो आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कदन्न शब्द में कौन सा समास, कौन से समास की निष्पत्ति होगी? कदन्न शब्द में, कदन्न से देखने में लग रहा है कि ये कदन्न जो है शब्द क्या है। कुछ लोग शब्द का अर्थ ही नहीं जान पाए होंगे। कदन्न का मतलब ये होता है कुत्सित अन्न, कुत्सित अन्न। तो कदन्न शब्द में कौन सा समास, कौन से समास की निष्पत्ति होगी मित्रों? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी मध्यम परलोपी, डी द्वंद्व समास। देखिए, कदन्न शब्द में कौन से समास की निष्पत्ति होगी? पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, मध्यम पदलोपी, द्वंद्व समास। यहाँ कौन सा होगा मित्रों? ऑफलाइन क्लास में हमने बताया भी, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन उपसर्ग आ रहा है? कु। और जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, इसका अर्थ नहीं जानोगे तो नहीं निकलेगा। कदन्न का मतलब होता है कुत्सित अन्न, कुत्सित अन्न। कुत्सित का मतलब होता है खराब, या जो है बासी कह सकते हैं, बासी भोजन। तो अब को उपसर्ग आया कि नहीं? लेकिन जब इसको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कठिन शब्द है, और जब तोड़ेंगे तभी आएगा कुत्सित। तो कदन्न में कौन समास होगा मित्रों? कर्मधारय समास। आइए अगला देखते हैं, अर्जुनव शब्द में कौन सा समास बनेगा? अर्जुनव, अर्जुनव शब्द में कौन सा समास बनेगा मित्रों? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। देखिए, अर्जुनव शब्द में कौन सा समास होगा? अभी ऑफलाइन क्लास में हमने 2 दिन पहले वहां पढ़ाया था। तो यहाँ ये में कौन सा, ये कौन ऑप्शन है? द्विगु या अव्ययी भाव या बहुव्रीहि या द्वंद्व। क्या होगा तो अर्जुनव में? अर्जुनव में द्वंद्व समास होगा। क्या होगा मित्रों? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में कौन समास? एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व में यानी कह सकते हैं, एक शेष द्वंद्व किसे कहा जाता है? कि वे वह द्वंद्व समास जिसका पहला पद या पूर्व पद विलुप्त होकर उत्तर पद को द्विवचन बना दे। उत्तर पद को क्या बना दे? द्विवचन। तो वहां क्या हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व समास। यहाँ अर्जुनों का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण यहाँ छुपे हैं,
अर्जुन दिखाई दे रहे हैं लेकिन द्विवचन में, जबकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है, लेकिन ये हिंदी में पूछा जाता है अर्जुनों में कौन सा समास बनेगा? एक शेष द्वंद्व, अर्थात एक शेष अगर विकल्प में नहीं देता है क्या होगा? द्वंद्व समास। आइए मित्रों अब बात कर लेते हैं थाली वाली में कौन समास बनेगा? थाली वाली ये भी हमने पढ़ाया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी पढ़ाया। ये ऑप्शन क्या होगा? द्वंद्व। बी क्या होगा? अलुप। सी क्या है? प्राज। डी क्या है? द्वंद्व। तो बताइए थाली वाली में कौन समास बनेगा? थाली वाली हम लोग बोलते हैं ना, चाय वाय, बाल्टी बाल्टी, थाली वाली, खाना वाना, तो ऐसे शब्द अगर आ जाए तो वहां कौन समास बनेगा मित्रों? द्वंद्व समास बनेगा कि अलुप तत्पुरुष समास बनेगा, या जो है सॉरी दो बार द्वंद्व समास हो गया। यहाँ ये जो है द्वंद्व समास की जगह बल्कि यहाँ द्विग समास, द्विग। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तो यहाँ क्या है? थाली वाली में कौन समास? ऑप्शन ये क्या है? द्विग है, दूसरा क्या है? अलुप है, तीसरा क्या है? प्रादि है, और चौथा ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास। यहाँ थाली वाली में कौन द्वंद्व बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। कौन समास? द्वंद्व, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसमें द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व बनेगा। कौन द्वंद्व? समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है समान रूप से आहरित करना, यानी जैसे कह दिया गया थाली वाली या बाल्टी बाल्टी, चाय वाय। चाय वाय जब कहेंगे तो इसका मतलब चाय के साथ उस वाय भी रहेगा। वाय जबकि निरर्थक शब्द है, लेकिन चाय से मिलने के बाद वो भी सार्थक अर्थ देने लगता है। जैसे चाय कहे चाय वाय, या कोई आपके घर पे गया तो आप कहते हैं चाय वाय पी लीजिए, इसका मतलब चाय के साथ वाय भी रहेगा। वाय का मतलब बिस्किट नमकीन जो भी रहेगा, तो चाय के साथ वाय। समास विग्रह क्या होगा? चाय वाय। तो चाय और अन्न खाद्य सामग्री। जैसे थाली वाली में थाली और अन्य वस्तुएं, अन्य बर्तन। जैसे कभी कभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कहते हैं थाली वाली ले आओ भैया खाया जाए, तो थाली वाली का मतलब थाली के साथ गिलासा भी, थाली के साथ गिलास भी है ना, कटोरी चम्मच जो जिसकी जरूरत रहेगी सब, उसमें क्या क्या जरूरत है अगला आदमी समझ जाता है। थाली वाली में कौन समास बनेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन? समाहार। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, जलयान में कौन सा समास होगा? जलयान में कौन सा समास? देखिए यहाँ कौन समास? अलुप तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, मध्यम पद लोप। जलयान में कौन समास बनेगा मित्रों? पहले तो इसका जलयान में कौन समास बनेगा? चलिए एक ऑप्शन और दे रहा हूं, यहाँ इस ऑप्शन को हटा करके तत्पुरुष कर देता हूं, तत्पुरुष। अब बताइए क्या बनेगा? जलयान में कौन समास बनेगा मित्रों? जलयान में कौन समास? तो देखिए जलयान में आपका जो बनेगा, पहला ऑप्शन क्या है? अलुप, दूसरा क्या है? उपपद, तीसरा तत्पुरुष हमने रख दिया, डी क्या है? मध्यम पद लोप। यहाँ कौन बनेगा मित्रों? यहाँ बनेगा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्यम पदलोपी। मध्यम माने बीच, पद माने पद, लोप लोपी माने लोप होना, गायब हो जाना। यानी वह समास जिसके समस्त पद का निर्माण मध्यम पद का या बीच वाले पद का लोप हो करके हुआ हो, उसे हम मध्यम पदलोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलयान, जलयान में कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? जल में चलने वाला यान या वायुयान, वायु में चलने वाला यान। कहाँ पर? तो जलयान। और लेकिन अगर मध्यम पदलोपी नहीं रहेगा तो क्या मारोगे? तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ मध्यम पदलोपी दिया था इसीलिए तत्पुरुष नहीं मारा। आइए अब प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरण के ज्ञाता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन ए है व्याकरणिक, बी है वैयाकरण, सी है वेदाचार्य और डी है पाणिनि। तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है?
एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है या स्टेट में, सुपर टेट में, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरणिक या वैयाकरण या वेदाचार्य या पाणिनि, क्या कहा जाता है मित्रों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वैयाकरण कहा जाता है। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है मित्रों? वैयाकरण। और प्रथम वैयाकरण कौन माने जाते हैं? पाणिनि। दूसरे वैयाकरण कौन है? कात्यायन। तीसरे वैयाकरण कौन है? पतंजलि। तो अगर पूछा जाए व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो वैयाकरण। बोलना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। आइए, ये तो पूछा गया था ये टेट, सुपर टेट में पूछा गया था, यूपी सुपर टेट। आइए मित्रों, अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। संधि शब्द में कौन संधि होगा? पूछते हैं संधि में, अगर हमने पूछ लिया संधि में कौन संधि, संधि शब्द में कौन संधि बनेगा? देखिए, ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। संधि में कौन संधि बनेगा मित्रों? दीर्घ संधि बनेगा या वृद्धि संधि बनेगा या गुण संधि बनेगा या व्यंजन संधि बनेगा? यहाँ कौन संधि बनेगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी सही है, व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा मित्रों? सम धन धी। सम धन धी, सम उपसर्ग है, धी प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो रहा, हिंदी में बात हो रही। आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन वर्ण प्रत्याहार है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णों में से कौन वर्ण प्रत्याहार है? ऑप्शन देखिए, ए, या, बी, व, सी, र, डी, ल। इसमें से कौन प्रत्याहार, कौन वर्ण प्रत्याहार के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन वर्ण है जो प्रत्याहार है? कौन वर्ण प्रत्याहार है? या, व, रा, ला, और सब अर्ध व्यंजन है। बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रा प्रत्याहार। ये जो है 42वां प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार टोटल कितने हिंदी में प्रत्याहार होते हैं? 42। लेकिन 43वां प्रत्याहार, 44 प्रत्याहार संस्कृत में होता है। तो 43वां प्रत्याहार, तो ये 43वां प्रत्याहार हिंदी में नहीं माना जाता। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछेगा इस प्रकार से, जैसे लिखा गया है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन वर्ण प्रत्याहार है? कौन वर्ण प्रत्याहार? रा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या कह रहा? कह रहा धनान्वय में कौन सी संधि है? धनान्वय में कौन सी संधि है? बताइए। ऑप्शन ए यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। धनान्वय में कौन सी संधि होगा? आइए देखिए मित्रों, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। कौन स्वर संधि? दीर्घ। संधि विच्छेद क्या होगा? धन धन अन्वय, धन धन अन्वय। तो धन आ निकलेगा, हरस्वा मिल करके दीर्घा बन जाएगा। आइए, तो धनान्वय में कौन संधि होगा? दीर्घ संधि। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 10 पर देखते हैं। प्रत्यारोपण में कौन संधि है? प्रत्यारोपण में कौन संधि बनेगा? ऑप्शन क्या है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयाग संधि है और यण संधि। तो प्रत्यारोपण में कौन संधि बनेगा मित्रों? जल्दी बताइए। तो प्रत्यारोपण में कौन संधि बनेगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाग संधि या यण संधि? यहाँ कौन सी संधि बनेगी? यण संधि बनेगा मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और यण संधि कैसे बनेगा? इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा प्रति धन आरोपण, प्रतिधन आरोपण। ई का क्या हो जाएगा? या। तो प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण।
आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। नदम्बु का सही संधि विच्छेद है। नदम्बु का सही संधि विच्छेद क्या है? नद धन अम्बु, ऑप्शन ए है नद धन अम्बु, नद धन यम्बु, नदी धन अम्बु, नदी धन यम्बु। बताइए कौन सा सही होगा? नदम्बु। और कौन संधि बनेगा? नदम्बु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नद धन अम्बु, नद धन यम्बु, नदी धन अम्बु, नदी धन यम्बु। बताइए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्यों? क्योंकि नदी धन अम्बु ये सार्थक दोनों शब्द होगा, नदी धन अम्बु। अब यहाँ कौन संधि होगा? यण संधि। कौन संधि मित्रों? यण संधि। यण संधि में यही जो है बड़ी और ह्रस्व मिल करके यह बन जाएगा। बड़ी जैसे यही हमने बताया कि नदी धन अम्ब, अब इसको तोड़ेंगे, नदी को हो जाएगा नद, क्या निकलेगा? बड़ी धन अम्ब, ई और आ मिल करके क्या हो जाएगा? या, तो क्या हो जाएगा? यम्बु। इसी में नद ला करके उठा के रख दो, क्या हो गया? नदम्बु। आधा दाया मिल करके इस प्रकार से बन गया द्यम्बु, और यही में ना उठा के रख दो, क्या हो जाएगा? नदम्बु। नदम्बु में कौन संधि बनेगा? यण संधि। और संधि विच्छेद क्या होगा? नदी धन अम्ब। क्लियर? सप्तर्थी में कौन संधि है? कौन सा संधि होगा सप्तर्थी में? ऑप्शन ए गुण संधि, बी यण संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। सप्तर्थी में मित्रों कौन संधि बनेगा? ए गुण संधि, बी यण, सी व्यंजन, डी विसर्ग संधि। कौन बनेगा? तो सप्तर्थी में आपका ए सही होगा, गुण संधि बनेगा। संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त धन ऋष, सप्त धन ऋष। सप्तर्थी में कौन समास बनेगा? तो द्विगु समास बनेगा। कौन समास? द्विगु समास, 7 ऋषियों का समाहार। और संधि कौन बनेगा मित्रों? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद्य गुणा, आद्य गुणा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कन्योदन में कौन सा संधि सही है? कन्योदन में कौन सा संधि सही है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, स्वर संधि। फिर से समझ, कन्योदन में कौन सा संधि सही है विकल्प के हिसाब से? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, स्वर संधि। यहाँ कौन सा सही होगा? कन्योदन, द्विमात्रा है और अर्थ भी निकलना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, यानी कन्या धन ओदन, कन्या धन ओदन, कन्या प्लस ओदन हो जाएगा, तो आ और ओ मिल करके अ बन जाएगा, तो अ है कन्योदन। क्लियर मित्रों? अब प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 पवित्र में संधि है। पवित्र में कौन संधि बनेगी मित्रों? जल्दी से बताइए। वृद्धि संधि बनेगी, या यण संधि बनेगा, या अयादि संधि बनेगा, या विसर्ग संधि बनेगा? तो पवित्र में कौन सी संधि? वृद्धि संधि, या यण संधि, या अयादि संधि, या विसर्ग संधि? कौन संधि बनेगा मित्रों? जल्दी बताइए। पवित्र में कौन संधि बनेगा? बोल के देखिए। पवित्र, अवित्र, पवित्र क्या है? अयादि संधि बनेगा। कौन संधि? अयादि। अब अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? यचो अयवा यावा, यचो अयवा यावा। यहाँ पवित्र में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? पो धन इत्र। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन इत्र। ओ और ई मिलकर ओ का क्या हो जाएगा? आओ, और जब ई मिलेगा तो अवि, तो हो जाएगा अवित्र, और पा धन अवित्र बराबर पवित्र। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते। कवि में कौन से विकल्प का संधि विच्छेद सही है? कवि में कौन से विकल्प का संधि विच्छेद सही है? बताइए। कवि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये देखिए, का धन वी, का धन व धन ई, को धन बड़ी, को धन छोटी।
कब में कौन संधि होगा मित्रों? पहली चीज फिर हम कह रहे हैं वही बोला करो, कावी, आवी, कवि। तो इसका मतलब ये पता चल आव आ रहा ना, आवी। तो कवि जो बनेगा वो कौन संधि बनेगा? इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, को धन छोटी ई, को धन ह्रस्व ई। तो को धन ई बराबर हो जाएगा कवि। तो को तोड़ेंगे अगर, देखिए को धन छोटी, ओ को तोड़िए तो आधा का धन क्या हो जाएगा? ओ धन छोटी ई। अब ओ का क्या हो जाता है मित्रों? आव। हलंत लग जाता है आधा वा, लेकिन जब छोटी ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आवी। और इसी में आधा का ला करके जोड़ दीजिए अर्ध व्यंजन का, तो आधा का छोटा जुड़ेगा पूरा का, क्या हो गया मित्रों? कवि। तो को धन ई बराबर क्या हो जाएगा? कवि। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। गायत्री में कौन सी संधि है? गायत्री, गायत्री में कौन सी संधि है? बताइए मित्रों, गायत्री में कौन सी संधि बनेगी? पहला है बहुव्री, बी अयाज संधि, सी गुण संधि, डी यण संधि। एक ऑप्शन इसमें वैसे गलत लिखा, बहुव्री, अयाज संधि, गुण संधि, यण संधि। तो कौन बनेगा? कौन संधि मित्रों? तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, तो यहाँ कौन संधि बनेगा? अयाज संधि। कौन संधि? अयाज संधि। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो गायत्री का संधि विच्छेद क्या होगा? आय बन रहा है, तो आय किससे बनता है? आय का आय होता है, तो क्या हो जाएगा? गय धन इत्री, गय धन इत्री बराबर क्या हो जाएगा? गायत्री। गय धन इत्री बराबर क्या हो जाएगा? गायत्री। तो गायत्री में कौन संधि? अयाज संधि। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। सभी मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए।